ધન્યવાદ બધાને. તમે લોકોએ આટલા સરસ રીતે બધા શિબિરાર્થીઓને રાખ્યા એટલે એમની બધાની શાંતિથી શિબિર થઈ શકી, એટલા માટે તમારા માટે બધાના ધન્યવાદ. બરાબર. હવે અમદાવાદનું ગ્રુપ, અમદાવાદ ગાંધીનગર ગ્રુપ, ગાંધીનગર ખેરાલુ તાલુકો, પંચમહાલ, દાહોદ અને મહીસાગર, આ ત્રણેય જિલ્લામાંથી જે કઈ આવેલા છે એ બધા જ આવી જાઓ ને. आउट ऑफ गुजरात के जितने लोग हैं वो सब साथ में आ जाए. રાજકોટની સાથે સૌરાષ્ટ્રમાંથી બીજા કોઈ જગ્યાએથી આવેલા હોય એ લોકો પણ આવી શકે છે આમ તો મારી દ્રષ્ટિએ. કોઈ ભાવના કેજેઆઈટી મહેસાણા જિલ્લામાં વિસનગર સિવાયના મહેસાણા જિલ્લાના જે કઈ બાકીના રહી ગયા હોય બધા લોકો આવી જાઓ ને. બધા નાના છોકરાઓ સાથે છોકરાઓ બધા આગળ આવી જાય તો છોકરાઓ સાથેનો એક ફોટો લઈ લઈએ, એકલા છોકરાઓનો. હવે જે સમર ડાયમંડના કર્મચારી છે એ આવી જાય. જમવા માટેની જે ટીમ, કિચનની ટીમ છે એ ટીમના લીધે આપણે આ સારી રીતે શિબિર કરી શક્યા. બધા માટે તાળીઓ. હવે આપણી શિબિર દરમિયાન પૂરા પ્રીમાઇસીસની સફાઈ કરવા વાળો ટીમ છે એ લોકોને પણ તાળીઓથી વધાવીએ. શિબિરમાં આવેલા બાળકો એક બાળ ગીત રજૂ કરશે તો આપ સૌ શાંતિથી સાંભળજો. ચાંદ કહે સૂરજ કહે, ચાંદ કહે સૂરજ કહે, ईश्वर अल्लाह एक है हम सब एक हैं, ईश्वर अल्लाह एक है हम सब एक हैं. आँख दो है कान दो है, आँख दो है कान दो है, मेहनत करने वाले हाथ दो है, मेहनत करने वाले हाथ दो है. त्रिकोण के बाजू तीन, ऋतु हमारी तीन, त्रिकोण के बाजू तीन, ऋतु हमारी तीन. हम कुछ करके दिखला देंगे हमको है यकीन, हम कुछ करके दिखला देंगे हमको है यकीन. गाय के पैर चार, गाड़ी के पहिए चार, गाय के पैर चार, गाड़ी के पहिए चार. जोर से बैट उठाओ तो चौका बाउंड्री पार, जोर से बैट उठाओ तो चौका बाउंड्री पार. उंगली 5 है फिर भी साथ है, उंगली 5 है फिर भी साथ है. हम सब स्कूल चले तो जीवन खुशहाल है, हम सब स्कूल चले तो जीवन खुशहाल है. चांद एक है सूरज एक है,
चांद एक है, सूरज एक है, चांद एक है. બે ટાઈમ ચા બનાવતા તો ચાની કેન્ટીનની ટીમ આવેલી છે, તો એમની સાથે પણ એક ફોટોગ્રાફ થઈ જાય. आज हमारा 7वां दिन पूरा हुआ और कल समापन करेंगे. तो मेरे को लगता है कि आज कितने लोग हैं जो फैमिलीज से आते हैं रोज वापस. खैर जो लोग बाहर से हैं वही तो बाहर से हैं. बाहर वाले कितने लोग? बाहर से मतलब जो विसनगर, हाँ, रात को घर पे जाते. तो मेरे को नहीं, अधिकांश लोग तो घरों में ही रह रहे हैं ना. कुछ लोग हैं जो बाहर से आए हैं. तो आज एक काम करना है. देखो 4 लाइन में शिविर के पहले जो लोग विशेष रूप से पहली बार हैं, ये दूसरी बार भी कर रहे हैं, तो दूसरी बार वालों के लिए इस शिविर में उपलब्धि क्या रही उसको देखेंगे. लेकिन शिविर के पहले हमारे क्या विचार थे आने के पहले, और इन 7 दिन में क्या उपलब्धि हुई. तो शिविर में आने के पहले हमारे विचार, शिविर में आने के बाद क्या उपलब्धि हुई, और आगे की हमारी योजना और आपके सुझाव. कितने पॉइंट हो गए? 4 पॉइंट हो गए. पहला, शिविर में आने के पहले आपके विचार. दूसरा, शिविर के बाद शिविर में क्या उपलब्धि हुई और आगे की आपकी योजना, आगे के लिए आप क्या सोच रहे हैं, और शिविर के लिए कोई आपके सुझाव हो वो एक कोरे कागज पे, A4 साइज के कोरे कागज पे. तो एक तो अपने परिवार के साथ भी शेयर करेंगे. आज रात को जब अपने परिवारों में रहेंगे तो सभी अपने परिवारों के साथ ये शेयर करेंगे कि इन 7 दिनों में उपलब्धि के रूप में क्या हुआ, और आपके आगे इस राह में चलने के लिए आपके परिवार से आपको क्या अपेक्षाएं हैं, है ना. और उनसे आपसे क्या अपेक्षाएं हैं वो भी उनसे पूछिए. देखिए किसी बहाने से ना, अभी रूटीन में जब परिवार में रहते हैं तो बहुत रूटीन बातचीत हो रही है. ये एक अवसर है कि 7 दिन के लिए आपने एक वर्कशॉप अटेंड किया. उन 7 दिनों में आपका भी मन खुला है, नई संभावनाओं के द्वार खुले हैं. इस खुले हुए मन और खुले हुए द्वार में अपने परिवार के द्वार भी अपने लिए खोलें. तो ये एक अवसर है. तो आज रात हम अपने परिवार के साथ में बैठेंगे. हमने ये 7 दिन का वर्कशॉप किया, क्या उपलब्धि हुई और उनको शेयर करेंगे. आपको उनसे क्या अपेक्षाएं हैं ताकि आप चल पाएं, और उनको भी आपसे क्या अपेक्षाएं हैं. तो हो सकता है इस खुले हुए माहौल में कुछ बात उनकी तरफ से भी आए, कुछ बात आपकी तरफ से भी आए. थोड़ा सा परिवार में आगे चलने का वातावरण बने. और नवंबर में जब हम शिविर करेंगे तो हम और हमारे परिवार और हमारे आसपास का माहौल उसमें शामिल होगा, ताकि धीरे से जो हम सोच रहे हैं कि विसनगर में एक बेहतर माहौल हो हमारे बच्चों के लिए, हमारे स्वस्थ रहने के लिए, हमारे मन के स्वस्थ रहने के लिए, हमारे परिवार के लिए. तो वो योजना आगे कैसे बनेगी, उस योजना में आपकी क्या भागीदारी होगी, आपके क्या सुझाव होंगे, धीरे से उसको देखेंगे. तो कल कितने लोग लिख पाएंगे? लिख पाएंगे, है ना. तो जितने लोग लिख पाएं वो लिख पाएं. बाकी लोग नहीं भी लिख पाएंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन अपने मन में आप सोच लें. और कल फिर हम शेयरिंग करेंगे. तो कल शुरू के हाफ में हम एक बार को पूरा समराइज भी कर लेंगे. फिर ये आगे की योजना क्या बन रही है आप सबके साथ मिलके, उसको फिर आपके साथ में शेयर करेंगे. ठीक है. और कल लंच में हम समापन कर देंगे. लंच के पहले समापन कर देंगे. और लंच के बाद 2:30 बजे जो कुछ विसनगर और ये सारे लोगों के साथ मिलके तय हो रहा है, और जो नए लोग आएंगे उनके साथ मिलके फिर 2:30 से 4 में उसको फाइनल कर देंगे. कुछ और कहना है ना. तो अपने क्या क्या काम करना है फिर से रिपीट कर रहा हूं. मैं लिख नहीं रहा हूं इसलिए रिपीट कर रहा हूं. 4 पॉइंट. पहला पॉइंट, शिविर में आने के पहले आपके विचार. दूसरा पॉइंट, शिविर की उपलब्धि. तीसरा पॉइंट, भविष्य के लिए आपकी योजना, आपके लिए, आपके परिवार के लिए, विसनगर के लिए, या जहां से भी आप आए हैं वहां के लिए. हम सभी लोग अलग अलग परिवेश में अपने अलग अलग एक्सपीरियंस के साथ में होते हैं, अलग अलग प्रभाव क्षेत्र के साथ में होते हैं. तो किसका क्या प्रभाव क्षेत्र है वो हमको नहीं पता. आपका एरिया कौन सा है वो नहीं पता है. हो सकता है आप एजुकेशन से हो सकता है आप किसी और जगह से हो,
तो इस पूरी बात को लेके आप आगे क्या सोच रहे हैं, यदि ऐसा आप लिख के देंगे तो फिर आपके साथ आगे का कुछ कनेक्टिविटी बनाएंगे, तो आपकी और अपने परिवार में आज जाके शेयर करेंगे और कल मिल के उत्सव मनाएंगे और बढ़िया समापन करेंगे। खूब धन्यवाद, नमस्कार। अभी भैया ने जो बात बताया तो उसमें आगे की योजना के लिए अभी जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें व्हाट्सएप में ज्वाइंट होने के लिए और अपना टेलीग्राम में भी ज्वाइंट होने के लिए दोनों लिंक अंदर ग्रुप में रख दिया है। तो वो लिंक पे आप किसी को भी आपके परिवार में से एक ही आदमी समझो कि व्हाट्सएप ग्रुप में है लेकिन और किसी को जोड़ना है तो वो लिंक पे क्लिक करेगा तो ऑटोमेटिक जुड़ जाएगा। तो उसके हिसाब से वो लोग भेज के अपन पूरा शिविर के बाद का कुछ भी कम्युनिकेशन है तो वो आपको उसकी सूचनाएं आगे का शिविर किधर हो रहा है और बाकी का अध्ययन के लिए बाकी कुछ भी बात है तो वो प्रोग्राम वो ग्रुप में अपन डिक्लेयर करते जाएंगे, वो ग्रुप को वो हिसाब से चलाएंगे। ग्रुप में जीवन विद्या के सिवा और कुछ नहीं रखेंगे। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग और वो वाली बात है ना, वो ग्रुप में बिल्कुल नहीं रखेंगे। अपन जीवन विद्या की ही बात उसमें रखेंगे। तो वो बात एक कहना था, तो ग्रुप को ज्वाइन करना का। दूसरा, मैं ग्रुप में सब लोग ज्वाइन हो जाए तो एक मुक्ता हुई एक प्रातः काल में हमेशा एक मैसेज, अपने एक भैया है सूरत से, वो मैसेज रखते हैं और वो अपने कंटेंट का मैसेज है तो हमेशा एक मैसेज आता है, तो वो ग्रुप का भी मैं अंदर लिंक रखूंगा, तो वो ग्रुप भी आप ज्वाइन कर लीजिए। तो इसमें क्या है कि मॉर्निंग में 5 बजे वो हमेशा एक मैसेज रख लेते हैं और वो बाबा जी के साथ का संवाद का है, नहीं तो अपनी कोई बुक का है, कुछ न कुछ वो बात आती है जिसमें हमेशा एक थोड़ा बात पढ़ने का अपना एक अभ्यास होगा और वो सबके लिए भी काम की बात रहेगी। तो वो ग्रुप ज्वाइन करने के लिए भी मैं एक ग्रुप में लिंक रख दूंगा, तो आप उसमें भी ज्वाइन हो जाइए। और दूसरी बात, जो भी लोग अभी कोई संजोगवशात नहीं रुक पाए और सुबह में मतलब समझो कि कल नहीं रुक पाए और उसको इमरजेंसी है, ऐसे जाने वाले कोई लोग हैं, तो वो अभी उनका शेयरिंग करके फिर निकले तो अच्छी बात है। बराबर। कल के लिए ये भी एक अपॉर्चुनिटी है कि आपके जो यहाँ विसनगर वाले हैं, यदि आपके परिवार के कुछ लोगों को आप साथ में लाएंगे तो इस माहौल को देख के जो कुछ कल शेयरिंग होगी तो अपने परिवार का मन बनाने में भी मदद मिलती है। तो ये भी आप कर सकते हैं, अपने कुछ परिवार के लोगों को लाना चाहें तो ला सकते हैं। दूसरी बात ऐसी है कि दीपावली पे 18 नवंबर से 8 दिन के लिए शिविर इधर है जो लाभ पाचन से चालू होगा। तो मैं ऐसा चाहता हूं कि वो शिविर में जितने हो सके उतने पहले रजिस्ट्रेशन हो जाए। तो कभी कभी क्या विसनगर के लोग बाद में रजिस्ट्रेशन करते हैं और फिर उनको ना बोलना पड़ता है। अभी ये टाइम 4 दिन पहले से रजिस्ट्रेशन बंद करना पड़ा और मतलब 600 650 से ऊपर रजिस्ट्रेशन सब हो गया, तो हमने फिर रजिस्ट्रेशन बंद कर दिया था ये टाइम पे। तो अभी ये टाइम पे तो और जल्दी बंद करना होगा। तो इसके हिसाब से जो लोग चाहते हैं वो एज अर्ली एज पॉसिबल, मेरे हिसाब से 1-2 दिन में ही हम वो लिंक खोलने वाले हैं, तो अपना अपना रजिस्ट्रेशन कर दें। तो क्या है कि जो लोग इधर का माहौल का मालूम पड़ा कि नहीं भाई हम लोग आए थे और इसमें हमको मजा आया, तो अपने परिवार के साथ आने का और बाकी का ऐसे एक जल्दी से जल्दी, और हम चाहते हैं कि ये एरिया में पूरा वातावरण बनाना है, तो इसके हिसाब से जितने लोग इधर से आए वो सबको मतलब हम चाहते हैं कि ऐसे लोग ज्यादा आए परिवार। तो आप मेहुल भाई, हाँ उनको निकलना है तो उनका शेयरिंग। आज हम गोष्ठी में तो बैठते ही हैं, जैसे जैसे हमेशा होती है ऐसी गोष्ठी है, लेकिन आप मेहुल भाई शेयरिंग। नमस्कार भैया, सभी को नमस्कार। शिविर में जो भैया जी ने ऑलरेडी पॉइंट बताए कि मैं तो लिख ही रहा था पहले से, प्रश्न भी उन्होंने बताया था कि जो भी प्रश्न है कॉपी के पीछे लिखते जाओ, आखिरी दिन कोई प्रश्न नहीं रहेगा।
तो प्रश्न ऐसे ढेर होते ही गए, और जो बच भी गए थे तो बीच बीच में भैया को परेशान करके ब्रेक में भी पूछ लिए। तो मैं कुछ ऐसे शुरू करना चाहूंगा कुछ शायरी से, कि जिंदगी भर यही भूल बार बार करता रहा, धूल चेहरे पे थी और मैं आईना साफ करता रहा। तो थोड़ा बहुत नॉलेज आ गया था, बीच में शेयरिंग भी हुआ हमारा दिल्ली वाला कपल का और हमारा, कि जब नॉलेज आ जाता है तो नीचे गोष्ठी में वो भाई आए थे हमारे ऋषिकेश से, अरशद भाई की राजेश भाई आए थे, तो हमारे साथ एक दिन बैठे थे, तो गोष्ठी में मिले तो बात हुआ कि ये मानव स्वभाव है कि जब हमें कुछ अच्छा मिलता है तो बाय डिफॉल्ट हम उसे शेयर करना चाहते हैं, एक ये मानव स्वभाव रहता है। तो इसी तरह से जीवन विद्या मिलती है तो भी हमें लगता है कि अच्छी चीजें चलो शेयर करते हैं। तो मैंने जीवन विद्या थोड़ा यूट्यूब पे देखा था और थोड़ा बहुत और भी नॉलेज था, तो यही ट्राई होता था कि फैमिली के साथ शेयर करते हैं। और जब फैमिली के साथ छोटे छोटे इंसिडेंट्स में इसको शेयर करने जाते हैं तो ये होता है कि जैसे एक एग्जांपल मैंने दिया मेरी बेटी का, कि उसको आईपैड चाहिए और मैं उसको छोटा कोई और टैबलेट ला के दिया है और मैं उसको समझा रहा हूँ कि देखो भौतिकता में ये नहीं है वो नहीं है, और वो समझ नहीं रही। ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स घर में होते रहते हैं। तो उस टाइम पे वो लोग जब नहीं समझते तो बहुत गुस्सा आता है और उसी बात में झगड़ा होता है, और फिर वही रेफरेंस निकल के आता है कि घर में से बोलते हैं कि भाई तुम बातें करते हो आध्यात्म की और जीवन विद्या की और तुम खुद तो कुछ कर नहीं रहे हो, ठीक है, हमें बोलते हो कि प्रभावित मत हो और तुम खुद प्रभावित होके हमें ऐसे बोल रहे हो। तो ये एक चक्कर चल रहा था। फिर ये शब्द पकड़ में आया कि क्रोध क्या है। तो क्रोध क्या है कि क्रोध है मेरी अक्षमता कि मैं सामने वाले को समझा नहीं सकता हूं। दूसरा शब्द पकड़ में आया अपेक्षा। अपेक्षा एक ऐसा वर्ड है जो मैंने बहुत पहले से पकड़ा था, जिसको इंग्लिश में हम एक्सपेक्टेशन भी कह सकते हैं। तो मैं एक ऐसी थियरी से जी रहा था कि एक्सपेक्टेशन या अपेक्षा जीरो कर देनी है, कि किसी से कुछ अपेक्षा रखनी ही नहीं है तो दुख नहीं होगा। और मैं इसको गीता के श्लोक के साथ भी जोड़ देता था कि कर्म करो और फल की आशा ना रख। तो मैं उसके साथ अपने आप को जोड़ के ऐसे चल रहा था कि भी हाँ, फल की आशा नहीं रखनी है, अपेक्षा जीरो कर देनी है। लेकिन अपेक्षा जीरो हो नहीं रही है, कुछ ना कुछ अपेक्षा निकल के आ रही है। तो यहाँ के क्लियर हुआ जब भैया जी ने बताया कि अपेक्षा जीरो तो हो ही नहीं सकती क्योंकि मानव का स्वभाव है। तो क्या करना है, तो ये जानना है कि किससे कितनी अपेक्षा रखनी है। सामने वाले की क्षमता को पहचान कर उसके उतनी ही अपेक्षा रखनी है। तो अगर मैं अति अपेक्षा रखूंगा तो फिर से वो क्रोध आएगा। तो मेरी अति अपेक्षा संतुष्ट नहीं हो रही है और मुझे क्रोध आ रहा है। तो ये अपने आप को देखने का थोड़ा स्टार्ट हुआ, तो धीरे धीरे पता चलता गया कि ऐसे भी मुझे इस पॉइंट पे गुस्सा आ रहा है। एक ऐसा इंसिडेंस है कि मैं हर रोज अप डाउन करता हूँ जॉब की वजह से। तो जनरली मेरा घर आने का टाइम 7 साढ़े 7 का रहता है। कई बार 7:30 की जगह अगर 8 बज जाते हैं और घर से मेरी बीवी मुझे जब फोन करती है, धर्मपत्नी जब फोन करती है कि अब तक क्यों नहीं आए हो, तो मैं उस क्वेश्चन को ऐसे लेता था कि इंक्वायरी हो रही है कि वे क्यों नहीं आए हो, कहाँ घूम रहे हो। मैं इसको ऐसे ले रहा था उस क्वेश्चन को। तो वो गुस्सा होता था फोन पे भी, और मैंने उनको बता दिया था कि ऐसे फोन मुझे नहीं करना है तुम्हें। और फिर उन्होंने फोन करना बंद भी कर दिया था। लेकिन मैं अगर 8 से भी ज्यादा लेट हो जाऊँ तो फिर बेटी फोन करती कि पापा अब तक क्यों नहीं आए। अब अभी वैकेशन चल रहा है हमारा, तो मैंने देखा कि हम दोनों जॉब करते हैं, मेरी धर्मपत्नी और मैं। तो वो बैंक में जॉब करती है, उसको वैकेशन नहीं होता है। तो अभी वैकेशन में जब हम घर पे रहते हैं तो घर पे मैं, मेरे 2 बच्चे रहते हैं और वो जॉब से 5 बजे को आने का रहता है उसका। तो हम मतलब पूरा दिन इंतजार करते हैं कब घर आएगी, और हम कुछ ना कुछ उससे डिमांड, बच्चे जैसे कि नाश्ते में क्या है, चाय में क्या मिलेगी, तो एक इंतजार करके बैठे कि 5 बजेगा और मेरी धर्मपत्नी आएगी। बच्चे इंतजार कर रहा है कि 5 बजेगा और मम्मी आएगी। और जैसे मम्मी आती सारे लिपट जाते हैं। वो बोलता है नाश्ता दे दो, मैं बोलता हूँ चाय बना दो। और कई बार 5 बजने की जगह 5:15 हो जाता है, तो मैं फोन करता हूँ अब तक क्यों नहीं आई। तो अब मुझे यहाँ आके पता चला कि उनका भी क्वेश्चन यही था कि क्यों नहीं आए, जबकि मैं उसको गलत तरीके से ले रहा था। तो ये करेक्शन आया। बाकी सब कंटेंट तो है ही बोलने के लिए, पर ये मेरे रियल लाइफ में मैं मेजर कर रहा हूँ कि ये ऐसे ऐसे इश्यूज हो रहे थे, इसी वजह से मुझे क्रोध आ रहा था। फिर भैया का जो पंचलाइन आया, मैं बोलता हूँ भैया कितने पंचलाइन आ रहे हैं कि कितने याद रखे, कि हमें पता है नया मुल्ला कितना चिल्लाता है। तो शायद वही चल रहा था मेरा चिल्लाने का अभी 1-1.5 साल से। तो उन्होंने बोला स्पीड कम कर लो, बहुत टाइम है,
10 साल में भी होता है तो अभी जल्दी ही माना जाएगा। तो अभी स्पीड कम करेंगे और मानव लक्ष्य सबसे बड़ी चीज है। अगर सभी लोग इसको पकड़ के यहाँ से निकले तो जो मुझे मानव लक्ष्य के लिए समझ में आया है कि मानव लक्ष्य को 4 स्टेप में हमें डालना है। पहला है मानव, दूसरा है परिवार, तीसरा है समाज और चौथा है प्रकृति। मानव की जब बात करते हैं तो शुरुआत करेंगे स्वयं से। तो सबसे पहले मानव लक्ष्य में जब बोलते हैं तो मैं स्वयं समझण पूर्वक हो जाऊं। तो यहाँ पे जनरली भैया जी वर्ड यूज करते हैं समाधान, और उन्होंने क्लियर भी करा कि समाधान को हम कॉम्प्रोमाइज से कंपेयर ना करें, समाधान मतलब समझण। तो मैं खुद समझण पूर्वक हो जाऊं, अपने में उसको स्थापित कर लूं। जब ये हो जाता है और मैं खुद वेरीफाई करूंगा तभी मैं नेक्स्ट स्टेप पे जाऊंगा कि परिवार में उसको लाना है। परिवार के लिए यहाँ परिवार शब्द का मतलब है मेरा व्यवसाय जहाँ पे मैं करता हूँ, मेरा स्टाफ मित्र, ऑलरेडी मेरे 2 स्टाफ मित्र भी मैं धकेल के लाया हूँ यहाँ पे वो बैठे हुए और आप मुझे थैंक्स भी बोल रहे हैं कि तुम हमें ले आए यहाँ पे। तो परिवार का मतलब है मेरा परिवार और मेरा स्टाफ सभी। तो मैं फिर उसको परिवार में ले जाऊंगा। तो परिवार में उस शब्द को समृद्धि से लेंगे। उसके बाद परिवार में जब हो जाता है तो हम समाज में जाएंगे, और समाज में जब जाएंगे तो उसके लिए होगा भयमुक्त समाज। और फिर इसके आगे जब हम बढ़ेंगे तो बढ़ेगा वो होगा प्रकृति में संतुलन। तो जब ये प्रकृति में संतुलन वर्ड आता है तो जो मेरे 2 प्रोफेसर मित्र है उसमें से एक आपके ये डॉर्मेट्री में रुके हुए हैं, इसी डॉर्मेट्री में, तो वहां सब मिक्स लोग रह रहे हैं। तो मेरे फ्रेंड्स ने शेयर किया कि उसके साथ कोई और रुका हुआ है, अभी हम नाम वगैरह डिटेल्स में नहीं जाते। तो उसने बोला कि भाई पहले हम कोई बिजनेस कर रहे थे तो प्रोडक्ट होती है तो वो एक्सपायरी डेट की होती है तो हम उसको चीट बदल के बेच देते हैं। जब डेट एक्सपायर हो जाती है तो हम क्या करते हैं, नया चीट मार के उसको बेच देते थे और लगता था कि कोई गलत बात नहीं। लेकिन आज जीवन विद्या के बाद पर समझ में आया है कि अगर वो प्रोडक्ट किसी ने यूज किया और उसके साथ खराब हुआ तो मैं कितना खराब कर दूं। वो बोला आज के बाद मैं ये नहीं करूंगा। तो इसी तरह से अगर सभी बन जाए तो यही तो प्रकृति में संतुलन है, फिर करने के लिए कुछ रहता नहीं है। तो बस आगे मैं ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ कि रोबोट की लाइफ जी रहे थे और वो तो खत्म हो चुकी है अभी। थैंक यू ऑल। मेरा भी एक प्रश्न है यहाँ। नहीं ठीक है। प्रश्न ये है कि अक्सर जब ज्ञान की प्राप्ति होती है तो उसका भी एक ईगो होता है, लेकिन एक प्रकार का ईगो ये भी होता है कि ईगो तो मन में होता है लेकिन हम सबके साथ विनम्र व्यवहार करते हैं। लेकिन इस बात का भी ईगो बैठ जाता है मन में कि मेरे अंदर किसी बात का ईगो नहीं है और इसी बात का ईगो है कि मैं किसी बात का घमंड नहीं करता हूं और इसी बात का मुझे घमंड है, इस तरीके का। तो इस ईगो को किस बात से रिप्लेस कर दिया जाए कि ये जो ईगो है जो कि संबंध बनाने में बाधा डालता है ये हट जाए। हेलो, इतना समझ के बोल रहे हो तो हैंडल कर लो। फिर भी उसका एक्सप्लेनेशन चाहिए था क्योंकि एक व्यक्ति के साथ और मैं इसको डिस्कस कर रहा था इस क्वेश्चन को, तो उन्होंने बताया कि देखो सूचना का ईगो होता है, ज्ञान का ईगो नहीं होता है। हम सूचना को ज्ञान मानते हैं, इसका नाम ईगो है एक। और फाइनली जब भी हम जमीन पे क्या ट्रांसलेट हुआ उसको देखने जाएंगे तो अपना ईगो ठंडा हो जाएगा, है ना। तो ये जो बात है ना कि मानव में समझदारी आ जाए, परिवार न, सारा ज्ञान परिवार में जाके काफूर हो जाता है। तो अपन कितने भी ज्ञानी अपने आप को मानते रहे, जब अपने घर के रिलेशनशिप को देखते हैं तो हमको पता चलता है चीजें काम नहीं कर रही। तो यदि थोड़ा सा भी जमीन से मैच करके देखेंगे कि हम क्या मानते हैं और क्या रिजल्ट आ रहा है तो आपको दिख जाएगा कि गाड़ी कहाँ खड़ी है। तो मेरे को लगता है कि इसमें क्रॉस चेक इतने ज्यादा हैं, तो यदि थोड़ा सा भी आदमी संभल के चलेगा तो इनसे बच जाएगा। क्रॉस चेक हमको बता देता है कि नहीं है, आपके भाव और विचार की क्वालिटी आपको बता देती है कि आप मान तो अपने आप को ज्ञानी रहे हो, अंदर तो सब कुछ चल रहा है ना। तो यदि अपना भाव और विचार पे ध्यान बना रहेगा तो आपको पता चलेगा कि कब कितने आवेश आके चले गए। और यदि आपको ध्यान में आ जाएगा, अपने आप में स्वीकार हो जाएगा कि मेरे सुख का आधार यही है, तो मैं खड़ा तो अपने भाव और विचार पे ही रहता हूँ और वहां मेरे को सारा हाल दिखता रहता है कि मेरे अंदर की हालत कैसी है। बल्कि कई बार इसको उल्टा करना पड़ता है, आपको इतना नेगेटिव दिखने लगता है कि आपको खराब लगने लगता है।
तो ईगो वाला सवाल, हाँ बिल्कुल ही आपने आंख ही बंद कर रखी है तो फिर अलग बात है, तो कोई ना कोई आपके ईगो को ठीक कर देगा। समाज काफी रिस्पॉन्सिबल है। और एक तरीके की कंडीशन ये भी आती है कि अक्सर जैसे कि हमने मानव लक्ष्य को पहचाना और हम मानव लक्ष्य की तरफ चल रहे हैं, लेकिन हमारी मुलाकात कुछ ऐसे लोगों से हुई जो उस रास्ते को समझ नहीं रहे, लेकिन उस कंडीशन में मुझे उनके साथ कुछ न कुछ व्यवहार करना ही है। तो इसमें यदि वो मेरी बात से सहमत नहीं है और उनको अनदेखा कर दिया जाए, इग्नोर कर दिया जाए, तो ये उनके लिए हो जाएगा कि मेरे अंदर घमंड है, और खुद के अंदर से बुरा लगने की फीलिंग आती है कि नहीं मेरे अंदर घमंड है, मैं इनकी बातों को, मैं अपने आप को बड़ा समझ रहा हूँ। थोड़ा सा आगे चलो, अपन कल्पना में बहुत सारी चीजें ला, थोड़ा 4 कदम चलो, खुद भी पता चले। और जो लोग समझते हैं कि हमारे नसीब में यही था इसलिए हुआ, तो फिर भी इस बात का उत्तर उन्हें क्या दिया जा सकता है कि ये उनकी पात्रता है, ये तो उन्हें नहीं समझाया जा सकता। नहीं, तो इसका मतलब है पहले अपना नसीब बदल के देखा जाए। और नसीब का इतना ही मतलब है कि हमारा सुखी होना हमारा नसीब है, हमारा दुखी होना हमारा नसीब है। हर कर्म का फल समस्या और समाधान के रूप में आता है। तो कुछ दूर चल के देखेंगे तो आपको खुद में बहुत सारे सॉल्यूशन दिखने लगेंगे। ये ऐसा बढ़िया रास्ता है जिसमें थियरी और प्रैक्टिकल मैच किया जा रहा है ना। कोई ऐसी चीज नहीं है जिसमें मैं 4 मंत्र बोल देता हूँ, 4 मंत्र का अर्थ बता देता हूँ और 2 अंग्रेजी में बोल देता हूँ और आप प्रभावित हो जाते हो। तो बोलने का नाम ज्ञान नहीं है। यदि आप भी इसमें कुछ बोलेंगे तो सामने वाला, जैसे घर में ही कुछ करेंगे तो घर के लोग ही बता देंगे चुप रहो, आप केवल बोल रहे हो। और घर में तो ये चीज बहुत क्रॉस चेक हो जाती है। तो मेरे को लगता है कि थोड़ी सी हमारी क्लैरिटी आएगी, आगे हम जाएंगे तो इतने सारे क्रॉस चेक करने के तरीके हैं कि हम भी भ्रमित नहीं होंगे। थोड़ा सा अध्ययन में मन लगाएंगे और सामने वाले के साथ भी, यदि सामने वाले की अभी सुनने की स्थिति नहीं है तो हमारी ऐसी कौन सी मजबूरी है कि हम जबरदस्ती सुनाना चाहते हैं, है ना। हम अपनी बातचीत में आंक लेते हैं कि सामने वाला कुछ सुनना चाहता है और सुनने में क्या शेयर करना है, अपनी स्थिति को शेयर करना है कि मेरी ये गलतियां थी, ये ठीक हुई हैं। सामने वाले कहेगा अच्छा ऐसा तुम्हारे साथ हुआ, ऐसा तो मेरे साथ भी कुछ हो सकता है। हम दूसरे को समझाने के मोड में जाते हैं तो वो रिएक्ट कर जाता है। तो दूसरे को समझाने के मोड में रहेंगे कि हम शेयरिंग मोड में रहेंगे। हम शेयरिंग मोड में रहेंगे, उसमें काफी सेफ चलता है। बढ़िया, धन्यवाद। खूब सबको शुभकामनाएं। कल सुबह फिर मिलेंगे। खूब खूब धन्यवाद। अभी हेलो हेलो हेलो, हाँ, अभी हम लोग उठ के फ्रेश होके अपने अपने गोष्ठी ग्रुप में जाते हैं।